उमेश को इंटेरोगेट किया जा रहा था और उसने कन्फेस करने का डिसीजन लिया। 10 फरवरी की रात साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी को मार सकता हूँ। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन साहब ने कहा कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे इसके लिए 1000 रुपए देंगे। पिछले महीने भी साहब ने मुझे घर भेजने के लिए 200 रुपए दिए थे, तो मैं भी इस काम के लिए मान गया। साहब ने कहा कि मैंने आयरन रॉड का इंतजाम कर दिया है, तुम बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मैं तुम्हें रात में उठाऊंगा और तुम चुपचाप उठकर काम खत्म कर देना। This conversation had a haunting aftermath, which resulted in 4 murders, and no one knows why, because those who knew are dead by now. उपेंद्र नाथ राजकुआ के घर में उनको मिला के कुल 5 लोग थे। उनकी वाइफ पुतुल राजकुआ और 3 बेटियां लीनू, लीना और रूपाली राजकुआ। इंटेलिजेंट मैन, रिच एंड एजुकेटेड फैमिली, हैप्पी लाइफ, दैट इज व्हाट राजकुआ फैमिली वाज। उपेंद्र नाथ की उम्र भी अब काफी हो चुकी थी और वो कुछ 1-2 साल में रिटायर होने वाले थे जब 1969 में उनका एक आखिरी बार धूबरी में ट्रांसफर हुआ। पहले तो वो कुछ दिनों के लिए धूबरी में सर्किट हाउस में रहे और उसके बाद उन्हें वहीं रहने के लिए सरकारी घर मिल गया। उनकी पूरी फैमिली भी उनके साथ रहने के लिए आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी दोनों छोटी बेटियों को कॉलेज खुलने की वजह से वापस गुवाहाटी जाना पड़ा। वो लोग गुवाहाटी में अपने मौसी मौसा के घर रहती थी। एक बेटी बीएससी 3rd ईयर और दूसरी 2nd ईयर में थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी संस्कृत से एमए कर चुकी थी। जब उनकी दोनों छोटी बेटियां गुवाहाटी चली गईं, तो उस समय उस बंगलो में उनकी वाइफ और बड़ी बेटी रहते थे। उसके साथ वहाँ काम करने के लिए उस बंगलो में पियून्स मृगन, उमेश, शाहिद और माली राधानाथ भी थे। 14 जनवरी को उपेंद्र नाथ ने मृगन से कहा कि हमारी बाउंड्री के अंदर ये जो बाथरूम के बगल वाला पेड़ है, इसको उखाड़ के हटा दो। तो मृगन ने शाहिद अली और राधानाथ माली के साथ मिलकर उस पेड़ को हटा दिया। पेड़ हटाने के बाद वहाँ गड्ढा हो गया और उपेंद्र नाथ ने उन लोगों से बोला कि इस गड्ढे को और बड़ा कर दो, क्योंकि मैं इसमें पेड़ वगैरह लगाऊंगा। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने उन लोगों से बोलकर थोड़ी दूर पर पेड़ लगाने के लिए एक दूसरा गड्ढा खोदने के लिए कहा। तो अभी उनकी बाउंड्री के अंदर 2 गड्ढे थे और पहला वाला गड्ढा बाथरूम के सामने पड़ रहा था। तो राजकुआ की वाइफ ने सर्वेंट से पहला वाला गड्ढा भरने के लिए कहा। उस समय उपेंद्र नाथ नहा रहे थे। तो बाहर निकलने के बाद जब वो देखते हैं कि उनसे पूछे बिना ही पहला वाला गड्ढा भरा हुआ है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मृगन को वापस बुलाया और उससे पूछा कि तुमने मुझसे पूछे बिना ही कैसे इसको भर दिया, वापस से खोदो। तो मृगन उस गड्ढे को वापस खोदता है। धोबरी में शिफ्ट होने के एक ही साल के अंदर 2 फरवरी 1970 में उपेंद्र नाथ रिटायर हो गए और अब उन्हें वो सरकारी बंगला भी छोड़कर अपने घर में शिफ्ट होना था। गुवाहाटी में उपेंद्र नाथ का खुद का मकान था जो उन्होंने रेंट पे दे रखा था। तो अगले दिन 3 फरवरी को उन्होंने अपने गुवाहाटी वाले ब्रदर इन लॉ बराड़ा शर्मा, वही मौसा जिनके यहाँ उनकी दोनों छोटी बेटियां रह रही थी, उनको कॉल करके उपेंद्र नाथ उनसे अपना गुवाहाटी वाला मकान खाली करवाने के लिए कहते हैं। 10 फरवरी को सरस्वती पूजा का दिन था। तो तीनों पियून्स मृगन, शाहिद और उमेश सरस्वती पूजा के लिए चले गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। उसके बाद रात में लगभग 8 साढ़े 8 बजे उपेंद्र नाथ भी अपनी वाइफ और बड़ी बेटी लीनू के साथ घर वापस आ गए। कुछ देर तक वो तीनों आग के आसपास बैठे रहे और फिर खाना खाकर सो गए। दोनों पियून्स मृगन और उमेश भी सोने चले गए। ये दिन आखिरी दिन था जब मिसेस पुतुल राजकुआ और नीमू को जिंदा देखा गया था। अगली सुबह 11 फरवरी को जब सब उठते हैं तो घर में नीनू और पुतुल का कोई अता पता नहीं होता है। थोड़ी देर बाद सबने नोटिस किया कि पहला गड्ढा जो कल तक खुदा हुआ था आज भरा है और उसमें कोई पेड़ भी नहीं लगा है। जब उमेश ने पूछा कि वो दोनों लोग कहाँ हैं, तो उपेंद्र बताते हैं कि वो दोनों गुवाहाटी गई हुई हैं। मृगन पूछता है कि लेकिन कल तो कोई बात गुवाहाटी जाने के बारे में हुई ही नहीं थी, ना कोई प्लानिंग, ना पैकिंग और ना ही उन्हें छोड़ना पड़ा। तो उपेंद्र नाथ कहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी और मैं सुबह उन्हें बस स्टेशन पर छोड़ के आया हूँ। तो मृगन को लगा ओके, उसे क्या ही मतलब था कि किसी की फैमिली में क्या डिसीजंस लिए जा रहे हो। उसके बाद उन्होंने मृगन को बाहर भेज दिया और वो आने के बाद देखता है कि उपेंद्र खुद ही अपना कपड़ा धुल रहे हैं और कपड़ा धुलते वक्त जो पानी बाथरूम से बाहर आ रहा था वो पूरा रेड कलर का था। मृगन को ये चीज थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उपेंद्र के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस हेल्प था। उन्हें अपना कपड़ा खुद धुलने जैसा मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं थी। मृगन ने दूसरे पियून उमेश से पूछा कि जब घर में काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं तो साहब अपना कपड़ा खुद क्यों धुल रहे हैं। तो उमेश कहता है कि करने दो उनको जो कर रहे हैं। कपड़ा धुलने के बाद उपेंद्र ने खुद ही उन बेडशीट्स, पिलो कवर, पैजामा और शर्ट को बाहर फैलाया। इस पूरे टाइम उनकी दोनों छोटी बेटियां लोना और रूपाली गुवाहाटी में अपने मौसा के आई थी। 14 फरवरी को उपेंद्र नाथ उन लोगों के मौसा बराड़ा शर्मा को दोबारा कॉल लगाते हैं और उनसे अपनी दोनों बेटियों को अपने पास भेजने के लिए बोलते हैं। उनका कहना था कि वो उन लोगों के साथ दार्जिलिंग घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बराड़ा उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन दोनों के एग्जाम शुरू होने वाले थे। तो उपेंद्र नाथ कहते कि मुझे पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ भेजना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने सबको बताया था कि उनकी वाइफ और बड़ी बेटी गुवाहाटी गए हैं, लेकिन अब उनकी दोनों छोटी बेटियां गुवाहाटी से ही आ रही थी। तो उपेंद्र नाथ एक दूसरा झूठ बोलते हैं
उन्होंने सारे वर्कर्स को बताया कि एक्चुअली मेरी वाइफ और लीना गुवाहाटी नहीं कोखराझार चली गई है, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार लकी गोस्वामी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। लकी गोस्वामी कोखराझार में सब डिप्यूटी कलेक्टर थे। दोपहर की बस से जब उनकी दोनों छोटी बेटियां धुबरी आई तो उपेंद्र नाथ उनको बस स्टैंड से घर लेकर आते हैं और उन दोनों की ये पूछने पर कि मम्मी और लीनू कहाँ है, वो वही रिश्तेदार वाली कहानी सुना देते हैं। 24 फरवरी को उपेंद्र नाथ अपने ब्रदर इन लॉ बराडा शर्मा को कॉल करके कहते हैं कि मेरी वाइफ गुवाहाटी शिफ्ट होना चाहती है, तो आप जल्दी ही रेंट पे दिया हुआ घर खाली करा दीजिए। बराडा ने खाली करा दिया और उसके बाद उन्होंने राजकुमार से कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन 25 फरवरी को सुबह 10 बजे मृगन कुछ काम से बाहर गया और जब वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे वापस लौटता है तो देखता है कि उपेंद्र नाथ के अलावा घर में और कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी दोनों बेटियों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, तो वो वापस गुवाहाटी चली गई हैं। तो मृगन के लिए ये बहुत ही अजीब था, क्योंकि अभी कल शाम ही वो लोग गुवाहाटी से यहाँ आई थी। इतनी जल्दी क्या दिक्कत आने लगी, और अगर इतनी ही पढ़ाई में दिक्कत होती तो वो आई ही नहीं होती। बट अगेन उसका सवाल करने का कोई मतलब नहीं था। मृगन ने एक चीज और नोटिस की कि अब दूसरा गड्ढा भी भरा हुआ था, जिसको समतल करने के लिए उमेश और शाहिल हेल्प कर रहे थे। 13 अप्रैल 1970 को उपेंद्र नाथ ने बराडा शर्मा द ब्रदर इन लॉ उसको बताया कि उनकी दोनों बेटियों ने एग्जाम ना देने का डिसीजन दिया है और वो लोग घूमने के बाद जून तक लौटेंगे। 15 अप्रैल को उन्होंने सरकारी रूम छोड़ दिया और अपना कुछ सामान अपने असिस्टेंट जॉय प्रकाश चक्रवर्ती के यहाँ रखवा दिया। जॉय प्रकाश उपेंद्र नाथ के काफी क्लोज थे और वो उनको काकू के बुलाते थे। उसके बाद वो 2 महीने तक दार्जिलिंग के एक होटल में रुके। 2 महीने बाद जून में उपेंद्र नाथ फिर से जॉय प्रकाश के घर पहुंचते हैं और वहाँ 3 रात के लिए रुकते हैं। जब जॉय ने उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग दिल्ली में हैं और मैं अभी नॉर्थ इंडिया में घूम रहा हूँ। जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने जॉय से कहा कि तुम किसी को भी मेरे आने के बारे में मत बताना। ये पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे हैं उन्होंने जॉय को बताया कि वो सिलीगुड़ी के सेवॉय होटल में रुकेंगे, लेकिन ये चीज किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अब राजकुमार और उनकी फैमिली से कोई भी खबर मिले काफी दिन हो गए थे, तो उनके रिश्तेदारों को भी चिंता होने लग गई और वो लोग राजकुमार फैमिली से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगे। बराडा शर्मा पुलिस डिपार्टमेंट में डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद पे कार्यरत थे और वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए कि आखिर चल क्या रहा है फैमिली में, सब कुछ ठीक होना चाहिए था। पूरी फैमिली एक साथ थी, वो लोग घूम रहे थे। उनके खुद के ब्रदर इन लॉ कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लग नहीं रहा था। उनको तभी सही नहीं लग रहा था जब उपेंद्र नाथ ने जबरदस्ती एग्जाम नजदीक होने के बावजूद लूना और रूपाली को घूमने के लिए बुला लिया था। उसके बाद ये डिसीजन कि वो लोग एग्जाम छोड़ देंगी, वो भी उनको कुछ सही नहीं लगा। पूरी फैमिली जो हर वीक कॉल करती थी, उनकी अब कई महीनों से कोई खबर नहीं मिली है। बराडा शर्मा पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे केसेस रोज हैंडल करते थे और उनको पता था कि ये किसी नॉर्मल स्टोरी का प्लॉट नहीं लग रहा है। बराडा शर्मा धुबरी पहुंचते हैं और वहां के पियून से मिलने के बाद उनको पता चला कि मिसेस राजकुमार और लीनू लास्ट मिनट एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की वजह से कोखराझार चली गई, नहीं तो वो गुवाहाटी ही जाने वाली थी। और छोटी बेटियों के बारे में पियून्स ने बताया कि उन लोगों को साहब ने गुवाहाटी भेज दिया था क्योंकि उनकी पढ़ाई में दिक्कत होती, लेकिन वो लोग तो गुवाहाटी आई ही नहीं। बल्कि उपेंद्र नाथ ने कहा था कि इस बार वो लोग एग्जाम नहीं देंगी। बराडा's every bad thought was now manifesting itself into reality. बराडा को लगा कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और वो अपने काम पे लग जाते हैं। द इन्वेस्टिगेशन। बराडा शर्मा कुछ दिनों में वापस धुबरी आया और इस बार उन्होंने उपेंद्र नाथ के असिस्टेंट से बात करी। उन लोगों को प्रेशराइज करने पर जॉय ने बताया कि एक्चुअली वो हमारे घर आए थे कुछ दिनों पहले और उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताने से मना किया था। जॉय ने उन्हें ये भी बताया कि वो सिलीगुड़ी के सेवॉय होटल में रुके हैं। ये सुनते ही बराडा शर्मा लोकल पुलिस के साथ सेवॉय होटल के रूम नंबर 3 में पहुंच गए और उपेंद्र नाथ दरवाजा खोलते हैं। इस समय सबसे ज्यादा शक उनके ऊपर था, लेकिन उससे भी पहले उपेंद्र नाथ उनका परिवार थे। उपेंद्र नाथ और उनकी वाइफ की शादी को 30 साल हो चुके थे। उनकी 3 बेटियां बड़ी हो चुकी थी और वो खुद एक जज रह चुके थे। बराडा शर्मा ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो उपेंद्र नाथ ने कहा कि वो लोग दार्जिलिंग में हैं। तो बराडा ने कहा कि फिर हम सब भी चलते हैं दार्जिलिंग फैमिली से मिलने। तो उपेंद्र नाथ ने कहा कि अभी मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा। और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली दार्जिलिंग में नहीं है। तो कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बोल के नहीं बता पाऊंगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो उनसे कहा गया ठीक है, लिख के दो। उपेंद्र नाथ ने आसामी भाषा में लिखा कि पुतुल, लीनू, लूना और रूपाली अब इस दुनिया में नहीं है। जब उन पर और दबाव डाला गया तो उपेंद्र नाथ ने बताया कि उस दिन शाम को मेरी वाइफ पुतुल का पैर फिसल के गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई। लीनू के लिए उसकी मॉम की डेथ इतनी शॉकिंग थी कि वो अपने कमरे में जाकर ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेती है और उसकी भी डेथ हो गई। जब मैं घर आके ये सब देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं उसके बाद कुछ लोगों को 500 रुपए में बुलाकर उन दोनों की बॉडी ब्रह्मपुत्र नदी में फिकवा दी। मैं ये जानकारी अपनी दोनों छोटी बेटियों को फोन पे नहीं देना चाहता था, तभी मैंने उन लोगों को धुबरी आने के लिए कहा। लेकिन जब मैंने उनसे ये सब कुछ बताया तो उन लोगों ने भी ब्रह्मपुत्र नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
उपेंद्र नाथ की ये कहानी सुनने के बाद बराड़ा शर्मा ने कहा कि अब यही चीज आके तुम पुलिस स्टेशन में बोलो। उपेंद्र पुलिस स्टेशन जाने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चेंज करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद अंदर से चीख की आवाज आई। सब लोग भाग के अंदर गए और देखते हैं कि उपेंद्र ने अपने पेट में चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कंप्लेंट फाइल की जाती है और बराड़ा शर्मा उसी दिन 25 जुलाई को ही सिलीगुड़ी से वापस आते हैं और साथ में सेवॉय होटल से उपेंद्र नाथ का सामान भी अपने साथ लेके आते हैं। सामान इकट्ठा करते वक्त जब वो बिस्तर मोड़ रहे थे तो उनको वहीं से उपेंद्र नाथ की हैंडराइटिंग में एक इंग्लिश में लिखा हुआ नोट मिलता है, जिसमें 30 जुलाई आज से 5 दिन बाद की डेट डली हुई थी। उस नोट में लिखा होता है कि मेरी वाइफ और 3 बेटियों की डेथ हो गई है और मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। लकी गोस्वामी, जिसे उपेंद्र नाथ ने कहा था कि वो बीमार है और मिसेस राजकुआ और उनकी बेटी वहां गई हुई है, वो लकी गोस्वामी खुद राजकुआ फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब उपेंद्र नाथ की हालत सुधरी तो उनसे सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में ही पूछताछ शुरू हुई। 9 अगस्त को पूछताछ के दौरान राजकुमार ने बताया कि उन्होंने उमेश के साथ मिलकर धुबरी के सरकारी मकान में ही अपनी फैमिली को गाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं 10 फरवरी और 25 फरवरी की रात को हुई थी। परमिशन मिलने के बाद 11 अगस्त को पुलिस सरकारी बंगलापुर पहुंची और उन्होंने मृगन से पूछने के बाद कि दोनों गड्ढे कहाँ थे, उन्होंने वहां खुदाई चालू कर दी और दोनों गड्ढों से उन लोगों को 4 स्केलेटन्स और कुछ सामान जैसे बैंगल्स, साड़ी, ब्लाउज, रिंग्स और भी बहुत कुछ मिला। ये वो सारी चीजें थी जो उनकी फैमिली उस समय पहनी हुई थी। बॉडी रिकवर करने के थोड़ी देर बाद ही उमेश को भी अरेस्ट कर लिया गया और उसे 13 अगस्त को धुबरी वापस ले आया गया। अगले दिन 14 अगस्त से उसे भी इंटरोगेट किया जाने लगा। उसने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। वो बताता है कि 10 तारीख की रात साहब ने मुझे उठाया। मैं उठकर साहब के कमरे में गया। वो 2 आयरन रॉड्स लेकर आए थे। उन्होंने उसमें से एक रॉड मुझे दिया और एक अपने पास रखा। मिसेस राजकुआ और लीना एक ही बेड पर सो रहे थे और चद्दर के अंदर से उन लोगों का सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो एक के सर पे उमेश ने जोर से मारा और दूसरे पर उपेंद्र नाथ ने, और इसके बाद उन दोनों ने कई बार उनके सर पे अटैक किया। तुरंत ही दोनों लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद उन दोनों ने उसी गड्ढे में दोनों बॉडीज जलाकर गड्ढा भर दिया। उमेश ने बताया कि गड्ढा भरने के बाद हम लोग अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन साहब ने सबसे बताया कि मिसेस राजकुआ और लीनू गुवाहाटी गए हुए हैं। 14 फरवरी को उन्होंने लूना को फोन करके आने के लिए कहा और उन लोगों को बस स्टेशन से घर लेकर आए। दोपहर में साहब ने एक वाइन बॉटल किचन में ले आकर रख दिया और मैंने उसमें से थोड़ा बहुत पी लिया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम लूना और रूपाली को मार सकते हो। उन्होंने कहा कि वो भी इस काम में मेरा साथ देंगे। मैं भी थोड़ा ड्रंक था तो मैंने कहा कि मुझे अगर पैसे मिलेंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपए और दूंगा और इसके बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस समय लोना और रूपाली सो रहे थे। तो पहले की तरह एक रॉड साहब ने लिया और दूसरा मुझे पकड़ा दिया और 25 फरवरी की दोपहर को उन्हें भी मार दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने दोनों डेड बॉडीज बाथरूम में रख के लॉक कर दिया। जब बाकी के लोग आए तो उन लोगों से बताया गया कि लूना और रूपाली गुवाहाटी चले गए हैं। उस दिन डिनर के बाद साहब ने मुझे अपने रूम में सोने के लिए कहा क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। रात में लगभग 12 बजे हम लोग उठकर दोनों बॉडीज को दूसरे गड्ढे में गाड़ दिया। उसके बाद साहब ने अपनी वाइफ और दोनों बेटियों के सारे कपड़े चौकीदार की वाइफ को दे दिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने और केस का ट्रायल होने में 2 साल लग गए और 13 नवंबर 1972 को कोर्ट की हियरिंग थी, लेकिन उपेंद्र नाथ ने धुबरी जेल में फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी, जिससे हियरिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई। उपेंद्र के ठीक होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने कुल 55 विटनेसेस और कई डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करी। आखिरी समय में उमेश ने कोर्ट में अपना कन्फेशन वापस ले लिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने पुलिस स्टेशन में तो कन्फेस किया था मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती करवाया गया था। एट लास्ट उपेंद्र नाथ राजकुआ को फांसी की सजा दी गई। प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से उमेश को छोड़ दिया गया। इस केस में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ एक प्यून्स रात में बंगला में ही सोते थे, लेकिन रात भर में क्या क्या हो जाता था किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस के बाहर आने के बाद जो जज उस बंगला में रह रहे थे वो वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ कई दिनों तक कोई नहीं था। सब यही मानते थे कि वो एक भूत बंगला है। उपेंद्र नाथ ने कभी भी किसी को इस मर्डर का रीजन नहीं बताया एंड ऑल वी हैव आर स्पेकुलेशंस। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी वाइफ का अफेयर था और वो तीनों बेटियां उनकी नहीं थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि रिटायरमेंट का सारा पैसा वो खुद ही रखना चाहते थे, बट अगेन ये सब सिर्फ अनुमान है। हमारे पास सच जानने का कोई भी एविडेंस नहीं है, बिकॉज विल नेवर नो।